जी प्यारे बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये समझ आ गया बहुत अच्छे से अल्लाह के फजल से। क्या समझ आ गया अल्लाह के फजल से? कि परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को पे करती है, नॉर्मली इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। लेकिन वो शेयर्स के साथ साथ और भी चीज़ें छोटी कंपनी के मालिकान को दे सकती है। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? शेयर्स के साथ कैश दे सकती है, और वो लोग जिन्होंने, मैं कवर कर रहा हूँ पूरे चैप्टर को ना, बाकी हम जब पढ़ेंगे साथ साथ तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या दे सकती है? वो लोग जिन्होंने छोटी कंपनी को दिया हुआ था कर्जा, कैसे? डिबेंचर्स के जरिए। जो लोग कंपनी, छोटी कंपनी के बने हुए थे डिबेंचर होल्डर। क्या बने हुए थे छोटी कंपनी के? डिबेंचर होल्डर, छोटी कंपनी को कर्जा देने वाले। बड़ी कंपनी उन्हें बदले में अपने नाम के डिबेंचर भी इशू कर सकती है, उन्हें पैसे दे के फारिग तहसील भी कर सकती है कि लो अपने पैसे, जाओ दफा हो जाओ, मर जाओ। तुमने छोटी कंपनी को कर्जा दिया था, छोटी कंपनी ने तुम्हारे पैसे तुम्हें कर दिए वापस, अब तुम्हारा छोटी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, छोटी कंपनी को हमने टेक ओवर कर लिया है। तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को कैश देती है कि ये लो, किसके मुंह पे मारो? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के, और उन्हें बोलो कि आज से अब आपका कोई कर्जा हम पर नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि बड़ी कंपनी बोले छोटी कंपनी को कि आप अपने डिबेंचर होल्डर को बोलो कि तुमने कर्जा मुझे दिया था, तो अब ये कर्जा, क्योंकि हमने अपना वजूद खत्म कर दिया, अब ये कर्जा हमारे बजाय जैज उतारेगा, ये कर्जा हमारे बजाय ऊबर उतारेगा। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, जी सर। बस अब हम बात को मुकम्मल करके आगे बढ़ते हैं। अब हम परचेज कंसिडरेशन जो है उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सुनिएगा और समझिएगा। मेरे बच्चों, परचेज कंसिडरेशन बेसिकली अब कितने तरह से क्वेश्चन में हमें नजर आएगी। असल में परचेज कंसिडरेशन एक बहुत छोटा सा काम है, इसको आप सवाल ना समझ लेना। लेकिन मसला यह है कि परचेज कंसिडरेशन से अगर खेलना ना आता हो तो फिर चैप्टर मुश्किल लगने लगता है। तो परचेज कंसिडरेशन आमाल के मुताबिक होगी। कभी क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट गिवन होगी, कभी मालूम करनी होगी, कभी बहुत सिंपल तरीके से लिखी हुई होगी, बस टोटल करना होगा, पता चल जाएगी। कभी परचेज कंसिडरेशन लिखी भी नहीं होगी, सिंपल तरीके से भी गिवन नहीं होगी, बल्कि हमें मालूम करनी होगी। हमारी सबसे पहले एग्जांपल कुछ ऐसी ही है। हमने ये एग्जांपल दिए, याद रहे ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप इसे क्वेश्चन कह सकते हैं। अच्छा, अब आप काम करने का अंदाज कैसे इख्तियार करेंगे सुन लें। अभी आप लिख के काम नहीं करेंगे, सही है? आप में से कोई भी लिख के काम ना करे मेरे प्यारे बच्चों। आप ये करना, आप इसकी पिक्चर लेना, इसे अपने पास सेव करना परचेज कंसिडरेशन 1 के नाम से, ठीक है? क्वेश्चन, इस पिक्चर का नाम रख देना क्वेश्चन 1, सही है? और फिर इसका आंसर मैं भी शेयर करूंगा आपसे, डिस्कस करूंगा, फिर आप उसकी पिक्चर ले लेना, सही है? तो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आती जाएंगी। इस तरह हम सारे केसेस पहले, यानी ये परचेज कंसिडरेशन की बात हो रही है, याद रहे, सही? क्वेश्चन तो अटेम्प्ट यहाँ से होगा, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। बेसिकली पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 6, सही है? तो सर फिर ये क्या ड्रामेबाजी है? बेसिकली ये परचेज कंसिडरेशन अगर गिवन हो तो ये सब नहीं करना, और अगर गिवन ना हो तो फिर आपको ये करना है। क्या? आइए, सबसे पहले मेथड का नाम है नेट एसिड मेथड। नेट एसिड क्या है? नेट एसिड मेथड। और इसका दूसरा नाम क्या है? एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? सो गए? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? सो गए सब लोग? ऋषा, बुक वैल्यू? सर उस चीज की, जो भी चीज हो उसकी, जो भी इस टाइम पे जो कीमत होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसे उर्दू में कहते हैं मौजूदा कीमत, सही है? जी सर। तो आज क्या रहा है, जो एसिड है ना उनकी मौजूदा कीमत के ऊपर परचेज कंसिडरेशन बनाई जाएगी, यानी जो चीज़ जितने की है उसके मुताबिक हिसाब किताब बना के पैसे दिए जाएंगे सामने वालों को। तो ये सवाल है, आइए ज़रा सवाल देखते हैं क्या है। बैलेंस शीट डेटा ऑफ अ परचेज्ड कंपनी। बैलेंस शीट डेटा ऑफ अ परचेज। परचेज कंपनी। परचेज कंपनी कौन सी होती है? छोटी कंपनी जो अपने वजूद को खत्म कर रही है। एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन,
जब वो अपने वजूद को खत्म कर रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उस वक्त उसका डेटा ये है। सर बड़ी कंपनी का डेटा गिवन नहीं है। अरे बड़ी कंपनी के डेटा का अचार डालोगे, छोटी कंपनी को उसके जो चीजें लोगे उसके बदले में देना है ना कुछ। क्या ख्याल है? यस सर। छोटी कंपनी से कुछ लोगे तो बदले में उसे कुछ दोगे ना। तो छोटी कंपनी से क्या, छोटी कंपनी के पास क्या क्या है? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्लांट एसेट, इन सबको क्या कहते हो? बोलो। एसेट। एसेट्स कहते हैं। अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म लोन पेबल, इन दोनों को क्या कहते हो? लायबिलिटी। लायबिलिटी। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व की नेचर। ऑनर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी। बड़ी हो जाओ, शेयर होल्डर इक्विटी। इसमें बड़ी हो जाओ। ओनर इक्विटी अपनी बोलते हैं हम। ओनर इक्विटी सिंगल ओनर बिजनेस में बोला जाता है, पार्टनरशिप में भी नहीं, पार्टनरशिप में बोला जाता है। हम कंपनी पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। याद रहेगा? जी सर। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब ये मालिकान का हिस्सा है। कौन सी कंपनी के मालिकान है ये? छोटी कंपनी। छोटी कंपनी। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ जुमले में आपको ये बताया है कि इन्हें इनके औकात के बराबर दिया जाएगा, ना औकात से ज्यादा ना औकात से कम, है ना, तो जो औकात बनती है वही दी जाएगी। तो अगर आज मैं आपसे पूछूं कि छोटी कंपनी में लोग टोटल कितने रुपए के मालिक हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सोच समझ के दीजिएगा जवाब, सोच समझ के, बहुत सोच समझ के जवाब देना है। ये जो छोटी कंपनी है इसमें लोग कितने रुपए के मालिक हैं टोटल? अगर आज इस कंपनी को खत्म किया जाए तो इन्हें आपके ख्याल में कितने रुपए मिलने चाहिए? बोलें आकाश। 1,50,000। अच्छा, ओके, ये एक जवाब आ गया दिशा का। बाकी लोग? इतनी देर लगाएंगे तो फिर मैं खुद ही बता देता हूँ। सर आई गेस कि 225। 225। अच्छा, ओके, बाकी लोग तुक्का लगाएं। सर 1,50 ही होगा। सर 225। ओके, अब सुने मेरी बात। 225 भी जवाब नहीं है और 150 भी जवाब नहीं है। 15 लाख। 15 लाख कहाँ से ले आई लड़की? 15 लाख का नजर आ रहा है। 15 लाख की तो अमाउंट ही नहीं है मेरा बच्चा कहीं। बात यह है कि आप में से जो लोग 1,50,000 कह रहे हैं मैं उन्हें सही कर दूं। 225 तो बिल्कुल ही गलत है ना, उसको मैं क्या सही करूं भाई? जो लायबिलिटी है उसके बदले में थोड़ी मालिकों को पैसे मिलेंगे। आज बिजनेस में 2,25,000 के एसेट हैं। अगर हम इन दोनों लायबिलिटी को पे करें, बताओ जरा, इन दोनों लायबिलिटी को पे कर दें तो कितने रुपए चले जाएंगे हमारे पास से? जवाब दो। 25,000। 25,000। कितने के हमारे पास? 225। उसमें से 25 चले जाएंगे ना? यस सर। कितने बचेंगे? 2 लाख। 2 लाख। तो वो 2 लाख क्या मोहल्ले वालों में बांटोगी? नहीं सर, वो 2 लाख किसने लगाए होंगे कंपनी में? मालिक ने। मालिकान ने, शेयर होल्डर्स ने। तो अब आप मासूमाना तरीके से बोलेंगे सर मालिकान ने तो 1,50 लगाए हुए हैं ना। जी मेरा बेटा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मालिकान कंपनी में 1,50,000 रुपए के मालिक हैं। उनके पास जो सर्टिफिकेट है उनके मुताबिक वो 1,50 के मालिक हैं। लेकिन मालिकान ने 1,50 के अलावा कंपनी को क्या हुआ है? बोलो। प्रॉफिट या लॉस? लॉस? प्रॉफिट। लॉस नहीं, प्रॉफिट है। सर लॉस क्यों नहीं है? यस सर। लॉस होता तो रिटेन अर्निंग यहाँ होता है एसेट साइड पर, डेबिट में। रिटेन Yes, अर्निंग इक्विटी साइड पर है, शेयर होल्डर इक्विटी के साथ है। इसका मतलब ये क्या पड़ा हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। किन का होता है? मोहल्ले वालों का? नो सर, मालिक का। तो इसका मतलब है मालिकान बजाहिर सर्टिफिकेट के मुताबिक 1,50 के मालिक है, लेकिन ये 30 प्रॉफिट भी किन का है? मालिकों का। और ये 20,000 का जो रिजर्व है, जब कंपनी खत्म हो जाएगी तो रिजर्व किसी काम का रहेगा? नो सर। गरीबों में बांट देंगे रिजर्व के पैसे? नो सर। ये 20,000 रिजर्व कहाँ से निकाल के बनाया था? रिटेन अर्निंग। तो ये पैसे वापस कहाँ चले जाएंगे? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में जो कुछ पड़ा है वो किसका है? ओनर्स का। मालिक का। तो इसका मतलब है शेयर होल्डर्स को रुखसती के वक्त अगर आज कंपनी को खत्म किया जाए तो उसूलन कितने रुपए मिलने चाहिए? अब भी नहीं बता सकते। 2 लाख। 2 लाख।
2 लाख। 2 लाख मैंने 2 तरह से निकाल के दिखाया, आपने सुना नहीं होगा। मैंने बोला मैंने एक 2 लाख एसेट 2 लाख 2 तरह से निकाल के दिखाया, आपने नोटिस किया? यस सर। यस सर। वाकई में किया? सच कह रहे हैं? जी सर। पहला अंदाज बताइए, पहला अंदाज क्या था मेरा? लायबिलिटीज को पे करना। नहीं, पहला अंदाज ये था कि मैंने किस तरह से 2 लाख निकाला। सर आपने 225 से जो है वो लाइबिलिटीज जो है माइनस एक्सीलेंट। मैंने कहा अगर हम एसेट्स में से क्या कर दें, लायबिलिटीज लाइबिलिटीज लेस कर दें, दें तो भी हमें पता चल जाएगा कि मालिकान को कितने रुपए मिलने चाहिए। इसको परचेज कंसिडरेशन भी कहते हैं और इसे नेट वर्थ भी कहते हैं और इसे नेट एसेट भी कहते हैं। 3 नाम हो गए, एसेट माइनस लायबिलिटीज। अच्छा, अब आप मासूमाना अंदाज से बोलेंगे सर एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो तो शेयर होल्डर इक्विटी बचती है। आज शेयर होल्डर इक्विटी को नेट एसेट भी कहा जा रहा है, यानी बड़ी कंपनी जितने रुपए के एसेट लेगी उसमें से जितने की लायबिलिटी वो कबूल करेगी, एसेट में से लायबिलिटी को अगर क्या कर दें लेस, तो पता चल जाती है छोटी कंपनी की औकात। छोटी कंपनी को उसकी औकात के मुताबिक, छोटी कंपनी के एसेट वैसे कितने के हैं 225। अगर बड़ी कंपनी सिर्फ उसके एसेट ले और बोले लायबिलिटी वायबिलिटी हम नहीं ले रहे भाई, तो बताओ बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को फिर कितने रुपए के शेयर्स देगी? 225 225 के सिंपल। बाकी लोगों ने सुना नहीं इसलिए वो जवाब नहीं दे सके। मैंने बोला अगर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के सारे एसेट्स ले ले और लायबिलिटी ना ले तो बड़ी कंपनी कितने रुपए के शेयर्स देगी छोटी कंपनी को? 225। 225। और अगर बड़ी जलील भाई आपका माइक डिस्टॉर्शन कर रहा है शायद, अब समझ में आई। बड़ी कंपनी अगर 225 में से लायबिलिटी भी कबूल कर ले और क्या ठीक है ये लायबिलिटी मैं अदा करूंगी, तो बड़ी कंपनी कहेगी मैंने 225 की चीजें ली और 25 की लायबिलिटी भी तो मेरे सर आई, तो अब मैं 225 नहीं दूंगी आपको, मैं आपको बदले में कितने दूंगी बोलो? 2,50,000 2 लाख देगी। 2,50,000 नहीं एमन, 225 की लायबिलिटी कबूल, 225 के एसेट लिए ना बड़ी कंपनी ने, तो वो बोलेगी मैंने आपके 225 के एसेट लिए तो मुझे उसूलन आपको 225 देने चाहिए, लेकिन आपकी लायबिलिटी जो किसे अदा करनी चाहिए थी उसूलन? छोटी कंपनी को। वो कौन अदा करेगा? बड़ी कंपनी। तो बड़ी कंपनी बोलेगी मैं आपको अब 225 क्यों दूं, आपकी 25,000 लायबिलिटी मैं अदा करूंगी, तो मैं आपको 225 के बजाय अब दूंगी सिर्फ 2 लाख। समझ आया एमन? यस सर। आपने 225 में 25 को ऐड कर दिया था। ये लायबिलिटी कोई एसेट थोड़ी है, लायबिलिटी एक अलग चीज है। यानी आप किसी से अगर सिर्फ एसेट लोगे 225 के, आप बदले में 225 दोगे, लेकिन जब आप किसी से चीज लो और वो बोले कि मेरे कुछ पैसे किसी को देने हैं तो वो पैसे तुम उसको दे देना, तो आप वो पैसे माइनस करने के बाद, जैसे मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ, अभी समझ आ जाएगी। आप जो है मुझसे पढ़ती हैं और फिर आप मुझे फीस देती हैं 10 रुपए, तो मैं कहता हूँ इस 10 रुपए में से आप 4 रुपए जो है मिस्टर ए को दे दें, मिस्टर ए को देना आपने है, तो फिर आप कहेंगे सर मैंने आपको 10 रुपए देने थे, आपने बोला था 4 रुपए ए को दे दो, तो अब आप मुझे कितने देंगी? 6 रुपए। 6 रुपए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आज छोटी कंपनी के एसेट 2,25,000 के बड़ी कंपनी लेगी और ये लायबिलिटी भी जब वो कबूल करेगी तो वो कहेगी ठीक है फिर मैं बदले में तुम्हें अब 225 नहीं कितना दूंगी बल्कि 2 लाख। एसेट माइनस लायबिलिटीज जो जवाब आया वो शेयर होल्डर इक्विटी नाम है उसका नाम आज नेट एसेट है, उसका नाम परचेज कंसिडरेशन है। आज परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट के बराबर है, ये याद रखिएगा। क्या बोला? आज नेट एसेट के बराबर कौन है? परचेज कंसिडरेशन। यानी जो आज बदले में दिया जा रहा है वो जितने की चीज है बदले में उतने ही रुपए दिए जा रहे हैं। सर क्या ज्यादा दिए जा सकते हैं, कम दिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिए जा सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक अंदाज हो गया एसेट माइनस लायबिलिटी, और दूसरा अंदाज अगर किसी क्वेश्चन में एसेट लायबिलिटी ना दिए हुए हो बल्कि क्या दी हुई हो सिर्फ शेयर होल्डर, तो हम सबको प्लस करके भी बता सकते हैं कि इस कंपनी की औकात जो बनती है वो कितनी बनती है बोलो? 2 लाख। 2 लाख। का मतलब है
एसेट माइनस लायबिलिटी भी नेट एसेट पता चलते हैं, और अगर शेयर होल्डर इक्विटी को प्लस कर लूं तो ये भी किसके बराबर है? नेट एसेट नेट एसेट के बराबर है। और आज नेट एसेट के बराबर ही क्या दी जाएंगी? परचेज कंसिडरेशन। हाँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बच्चे ना मिक्स करते हैं परचेज कंसिडरेशन को, नेट एसेट को मिक्स करते हैं। देखो सुनना गौर से, एसेट देखते रहना, एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटीज, क्या पढ़ा हमने बचपन में? एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी। ये देखो ये लिखा हुआ एसेट माइनस लायबिलिटी, ये देखो एसेट 100 रुपए के, लायबिलिटी 20 रुपए की, तो शेयर होल्डर इक्विटी आ गई। एतराज हो तो बोलो, अब बोलना है साथ साथ, है ना? नहीं है ना? एसेट अगर 100 रुपए के, लायबिलिटी 20 की है, तो शेयर होल्डर इक्विटी 80 रुपए की। अच्छा, जिसे हम क्या कहते हैं? 80 रुपए को हम क्या कहते हैं, बोलो? शेयर होल्डर इक्विटी। इसी 80 रुपए का अब नाम क्या है, ये देखो, नेट एसेट। नेट एसेट। नेट एसेट, इसको नेट एसेट बोल रहे हैं। और आज इतने ही रुपए कौन देगा? बड़ी बड़ी कंपनी। कंपनी किसे देगी? छोटी कंपनी। कंपनी को। इसका नाम नेट एसेट के साथ साथ आज ये नेट एसेट बराबर है परचेज कंसिडरेशन के। समझ आई? यस सर। यस सर। नेट एसेट को आप औकात भी कह सकते हैं। क्या बोला? नेट एसेट को आप औकात भी कह सकते औकात। औकात, किसकी औकात? अबे छोटी कंपनी की औकात क्या है? छोटी कंपनी छोटी कंपनी की। छोटी कंपनी के एसेट 100 रुपए के हैं, उसकी लायबिलिटी 20 की है, तो छोटी कंपनी की औकात बनी 80 रुपए। सही है? अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पे देखना, मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाई हैं, और अगर आप देखो गौर से तो मैंने लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी की लायबिलिटी बिल्कुल आपकी तरह क्या हो, बिलफर्श जीरो, तो फिर जीरो। एसेट्स, फिर उसके एसेट के बराबर ही क्या होंगे? उसके नेट एसेट। नेट एसेट, है ना? 100 रुपए के एसेट्स और उसकी 100 रुपए की नेट एसेट्स, यानी लायबिलिटी जीरो है। तो जब कोई कंपनी इसको खरीदेगी तो वो इसे बदले में भी कितने रुपए दे? उसूलन 100 रुपए। 100 रुपए का पहला नाम क्या है, बोलो? नेट एसेट। और दूसरा नाम है परचेज कंसिडरेशन, यानी आज नेट एसेट के बराबर है क्या? परचेज कंसिडरेशन। याद रहेगा? और हम नेट एसेट को किस नाम से पढ़ते आए आज तक? शेयर होल्डर इक्विटी। एक्सीलेंट। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो पूछें, बेफिक्र होकर। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन, अब जरा ये देखें, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ा रहा था उसमें एसेट कितने के थे बताएं? 2,25,000। लायबिलिटी कितने की थी? 25,000। 2 लाख रुपए का नाम क्या है? पहला। शेयर होल्डर इक्विटी। चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम क्या है? नेट एसेट। नेट एसेट। और आज नेट एसेट के बराबर, सवाल दिखा देता हूँ, नेट एसेट के बराबर है क्या? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि बदले में जो दिया जाएगा वो कितने रुपए के बराबर होगा? नेट एसेट के बराबर। याद रहेगा? समझ आ गया? यस सर। ये 2 लाख मैंने एक लाइन ऐसे आपको इक्वेशन में भी लिख के दिखा दिया, ठीक है, तरह से भी लिख के दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, सुनना है। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे इत्मीनान से। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ना समझे, मतलब एक आप यूँ समझ लें कि प्रैक्टिस के लिए आप इसकी पिक्चर ले लें। सबसे पहले एसेट 225, आप जब आप पेपर में काम करेंगे तो आप ये नहीं करेंगे इस तरह डायरेक्ट 225 नहीं लिखेंगे, 25 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप पहले सारे एसेट्स को जॉट डाउन करेंगे। इसकी पिक्चर लीजिएगा, मैं भी छोटा करता हूँ, रुक जाए। सही है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे एसेट लिखेंगे, सही, और फिर उसमें से 2 लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, बोलें? लेस कर देंगे। पहले आपने टोटल एसेट लिखे, दोनों लायबिलिटी लिखी, दोनों को प्लस किया और इसमें से लेस किया। पहला नाम क्या रखा है इसका, बोलो? नेट एसेट। अब इसको शेयर होल्डर इक्विटी नहीं बोला, अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह। इसका क्या नाम रखा पहला? नेट एसेट। और नेट एसेट के बराबर ही आज क्या मिल रही है? परचेज कंसिडरेशन। मतलब है कभी औकात से ज्यादा भी पैसे मिलेंगे और कभी औकात से कम भी। कभी औकात के बराबर। औकात का नाम क्या है अंग्रेजी में? नेट एसेट। और जो मिल रहा है उसे कहते हैं अंग्रेजी में परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कौन देता है?
बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी किसे देती है? छोटी कंपनी को। चैंपियन होगा, माशाल्लाह आप लोग चैंपियन होगा, वेरी गुड। अब दूसरा मेथड पढ़ लें, नेट वर्थ बेसिस, और इसका दूसरा नाम क्या है? एड एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीड, एग्रीड मेरा बच्चा, एग्रीड, एग्रीड वैल्यू। जिस वैल्यू पे राजी हो। तो जरा देखना, तुम्हारे ख्याल में 10,000 के नोट क्या 15,000 के होते हैं? 10,000 के नोट नो 8,000 सर, के होते हैं? नो सर, 10,000 के ही होंगे। तो कैश का बैलेंस और कैश इन बैंक का बैलेंस तो एग्रीड वैल्यू में भी यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? यही रहेगा। अच्छा, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर चिरांद हो सकती है ना कि भैया तुम्हें इतने रुपए लोगों से लेने हैं। लेने हैं। इतने, लेकिन तुम्हें इतने नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। इस तरह जो सामान तुम खरीद के बैठे हुए हो कितने रुपए का? 40,000 का। 40,000 40,000 का मार्केट में नहीं है, नहीं रहा, वो इससे ज्यादा है। ज्यादा या कम का। तो एग्रीड वैल्यू आ गई। इसी तरह प्लांट एसेट 1 लाख के लिखे हुए हैं छोटी कंपनी ने, ये बैलेंस शीट है, बोलो सो गए। ये बैलेंस शीट किसकी है मुसलमानों? छोटी कंपनी की। लेकिन हो सकता है छोटी कंपनी बोले अगरचे कि मेरी बैलेंस शीट के मुताबिक मेरे प्लांट एसेट 1 लाख के हैं, लेकिन आजकल ये प्लांट मार्केट में इतने आराम से नहीं मिल रहा, तो मैं तो इस प्लांट 2 लाख का लिखूंगी। समझ रहे हैं आप? यस सर। क्या हो सकता है बड़ी Yes, कंपनी sir. बोले आपका प्लांट तो बेकार है, ये तो 20,000 रुपए का है, तो फिर किसी एक वैल्यू पर दोनों कर जाएंगे इत्तेफाक। एग्री। एग्री। तो फिर हम उन वैल्यूज को लेंगे परचेज कंसिडरेशन निकालते हुए, फिर हम उन्हीं वैल्यूज को लेंगे क्या निकालते हुए? परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर भी क्या मालूम की है बताओ? परचेज कंसीडरेशन। है ना? तो अच्छा, और ये परचेज कंसिडरेशन देखो हमने निकाली है क्या? कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन इफ एब्जॉर्बिंग कंपनी एग्रीड टू पे इक्वल टू, नेट नेट एसेट। तो ये देखो अब पिक्चर भी लेते हैं, इसका मतलब है बड़ी कंपनी जो है आप उसे उसकी औकात के बराबर दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना जरा, एक अंदाज ये है मेरा एसेट माइनस लायबिलिटीज, सही है, और दूसरा अंदाज ये वाला बताया था मैंने, बताओ सिंपली तीनों को यस सर। यस सर। एड। तो भी हमें परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन पता चल जाएगी, ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, लेकिन ये कब मुमकिन है? जब हमें ये सब डेटा दिया हो तो हम इस तरह या इस तरह, जिस तरह हमें अच्छा लगे हम परचेज कंसिडरेशन, लेकिन याद रहे कब, ऐसे कब निकाल सकते हैं? जब सारे एसेट को ले रही हो बड़ी कंपनी और सारी लायबिलिटी को भी ले रही हो। लेकिन अगर वो सारे एसेट और सारी लायबिलिटी को ना ले रही हो तो फिर इस तरह परचेज कंसिडरेशन निकल, इस तरह, फिर इस तरह नहीं निकालनी, सही है। इस तरह कब निकालनी है? जब वो सारे एसेट और सारी लायबिलिटी को ले रही हो। लेकिन अगर वो सारे एसेट और सारी लायबिलिटी ना ले रही हो, वो क्या भाई आप अपना कैश संभाल के रख लो जो हाथ में है, बैंक वाले पैसे हमारे, रिसीवेबल हमारा, तो फिर हम परचेज कंसिडरेशन ऐसे निकालेंगे, ये छोड़ देंगे, इन सबको लिखेंगे, फिर जो टोटल आएगा उसमें से लायबिलिटी माइनस करेंगे, फिर परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। मुश्किल लगा आपको जो मैंने कहा? नो सर। देखो अगर मुश्किल लग रहा है तो बोलो, मेरे मुताबिक परचेज कंसिडरेशन ऐसे कब निकाल सकते हो? जब सारे एसेट सारी लायबिलिटी बड़ी कंपनी ले रही हो, सारे एसेट सारी लायबिलिटी ले रही हो बड़ी कंपनी और इन्हीं वैल्यूज पर ले रही हो जो लिखी हैं। लेकिन अगर इनसे कम ज्यादा पे ले रही है तो फिर आप इन तीनों को प्लस करके परचेज कंसिडरेशन निकाल नहीं सकते। नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यूज तो इनके मुताबिक हैं, ये वैल्यूज इनके मुताबिक हैं। लेकिन अगर आपके एसेट को वो 1 लाख का नहीं मान रही, ज्यादा या कम का मान रही है, आपके रिसीवेबल को वो 50 का नहीं मान रही, तो फिर ये वैल्यू भी तो डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि जब इन वैल्यूज को ज्यादा या कम का माना जाएगा तो फायदा या नुकसान होगा, और वो फायदा नुकसान फिर मालिकान के कैपिटल को एडजस्ट करेगा। फिर हम इन वैल्यूज से परचेज कंसिडरेशन निकाल नहीं सकते। अच्छा, अब काम की बात क्या है? 2 लाख रुपए औकात बनती है तो बड़ी कंपनी 2 लाख रुपए के क्या देगी ये बताओ? बड़ी कंपनी 2 लाख रुपए के क्या देगी छोटी कंपनी को? शेयर्स। वेरी गुड, शेयर्स। बस यही जवाब था, शुक्रिया। अब नेटवर्क बेसिस को मुकम्मल करते हैं। ऊपर वाला ही सवाल है, ऊपर वाला ही सवाल है ये वाला, लेकिन बोल रहा है फर्ज करो कि एब्जॉर्बिंग कंपनी जो है वो एग्री है कि वो टेक, यानी बड़ी कंपनी, एब्जॉर्बिंग कौन सी कंपनी?
बड़ी कंपनी टेक ओवर करेगी एसेट्स को सिवाय किसके, कैश एंड बैंक। यानी वो टेक ओवर करेगी तमाम एसेट्स को, लेकिन कैश और बैंक के अलावा वो बाकी एसेट्स को इन वैल्यू पर करेगी। इसका ये मतलब ना ले लेना अंग्रेजों कि वो इन दोनों को टेक ओवर नहीं कर रही, अबे वो इन दोनों को भी टेक ओवर कर रही है बुक वैल्यू पर। इन्हीं वैल्यू पर, और बाकी को कर रही है एग्रीड वैल्यू पर। तो जो अकाउंट रिसीवेबल कितने का है बोलना, 50,000। 50,000। लिखेगी कितने का, 23,000। 23। हाँ। इसी तरह जो मर्चेंडाइज कितने की है 40,000। 40,000। उसे मानेगी, 62,000। 1 लाख का वो उसे मानेगी, 1,15,000। और वो उसके अकाउंट पेबल को लेगी कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। यानी कितना, 15,000। और बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी शॉर्ट टर्म लोन को पे करेगी खुद। इसका मतलब है बड़ी कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन को कबूल नहीं किया। अब बड़ी कंपनी कहेगी मैंने ये एसेट लिए इन वैल्यूज पर और मैंने ली सिर्फ एक लाइबिलिटी। तो वो परचेज कंसिडरेशन बड़ी कंपनी निकालने के लिए जो एसेट वो इन वैल्यूज पर ले रही है वो लिखेगी, और इसमें से एक लायबिलिटी को कर देगी, बोलो क्या। खत्म। तो अब सॉल्यूशन देखो चल के मेरे साथ, कैश 10 और 25 ही लिखेंगे या कुछ और आएगा, यही लिखेंगे। यही आएगा। आओ सॉल्यूशन देखो, कैश 10 और 25, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल 50 लिखकर क्या लिखा, नजर आ रहा है सर यहाँ, सर यहाँ 23 लिख देना, सीधा सीधा जान छोड़ाएं हमारी। बेटे अकाउंट रिसीवेबल अगर छोटी कंपनी कह रही है उसने लोगों से लेने हैं कितने, 50,000। राइट, तो 50 का ही है ना, पैसे लेने तो 50 ही है ना लोगों से, लेकिन बड़ी कंपनी जी सर। हमारे 50 में से मिलेंगे कितने, 23,000। अब अगर बाकी वाले लोग पैसे देने आएंगे तो उन्हें बोलेंगे नहीं भाग जाओ हमें नहीं चाहिए, अरे बाकी से पैसे मिलने हैं लेकिन उन पे हमें क्या है, बैड डेट का खर्चा। डाउट है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स याद आया। यस सर। अब ये याद रखना, देखो मैंने यहाँ हेडिंग डाली हुई है लेस लायबिलिटी, लेकिन ये लायबिलिटी होता नहीं है। क्या है हमारी कॉन्ट्रा एसेट। तो आप चाहो तो इसे यहाँ लिखकर इसके सामने ब्रैकेट में भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन आइडियल ये है करना। आइडियल क्यों है, क्योंकि जब बच्चे यहाँ माइनस करते हैं तो वो अकाउंट रिसीवेबल को एंट्री बनाते हुए 23 का लिख लेते हैं, आप अकाउंट रिसीवेबल को ओरिजिनल ही लिखेंगे कितने का, 50,000। लेकिन इसे 23 बनाने के लिए आप एक कॉन्ट्रा एसेट रिकॉर्ड करेंगे कितने का, 27,000। सही है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एग्रीड वैल्यू क्या है, सही है। 62,000। प्लांट की एग्रीड वैल्यू क्या है, 1,15,000। टोटल एसेट क्लियर। यस सर। और इसमें से कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट पेबल, नोट पेबल नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, शॉर्ट टर्म लोन नहीं लिखा हुआ, देख लें। सर क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन अब खुद कौन पे करेगा, छोटी कंपनी। बड़ी कंपनी कह रही है मैंने इतने रुपए के एसेट लिए, एसेट बनते हैं 262 के, और मैंने इतने रुपए की लायबिलिटी कबूल की और कॉन्ट्रा एसेट, तो इसका मतलब है अब 262 में से 42,000 के कॉन्ट्रा एसेट और लायबिलिटी है, तो अब मैं छोटी कंपनी को कितने रुपए दूं उसूलन, 2,20,000। 2,20,000। तो नाम क्या है, परचेज कंसिडरेशन इसे नेट एसेट बोलते भी है। हैं, सोच लो। नहीं है। नेट एसेट कब आते हैं, तमाम एसेट में से तमाम लायबिलिटी को माइनस करके, और आज एसेट जो लिए गए वो क्वेश्चन की ओरिजिनल वैल्यू पर लिए गए नहीं है। सही है। तो नेट एसेट क्या होते हैं, आपके एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें से आप लेस कर दें क्या, तमाम लायबिलिटीज और सारी लायबिलिटी। लेकिन अगर एक एसेट भी छोड़ दिया या एसेट की वैल्यू को चेंज, देखें ना, अब आज एक लायबिलिटी को छोड़ दिया, तो अब अगर मैं इसको बोल दूं कि ये भी नेट एसेट है, अगर मैं इसको क्या बोल दूं अरीशा, ये भी नेट एसेट है, तो बेटा फिर नेट एसेट के बराबर तो शेयर होल्डर इक्विटी होती थी ना। तो आज क्या चेक करो ये शेयर होल्डर इक्विटीज के, नहीं ना, नहीं। मैंने आपको समझाया ना ऊपर यहाँ पे कि नेट एसेट किसके बराबर होते हैं हमेशा, परचेज कंसिडरेशन नहीं,
नेट एसेट बराबर होते हैं किसके? शेयर होल्डर इक्विटी के। हाँ, तो आज शेयर होल्डर इक्विटी। इक्विटी तो 2 लाख है, लेकिन आज नेट एसेट 2 लाख के बनते नहीं है। तो आज मैंने इसका नाम क्या रखा? मैंने इसका नाम नेट एसेट के बजाय क्या रखा है? परचेज कंसिडरेशन। यानी आज बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को 2,20,000 रुपए के शेयर देगी। ईमानदारी से बताओ, ये समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया समझ। ये कर लो कि एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो जरा, ये लो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। 1 मिनट रुको, अब लो, ये क्वेश्चन 1 का स्क्रीनशॉट हो गया। वैसे तो वीडियो देखकर भी तुम लोग एक बार रिव्यू कर सकते हो अगर चाहो, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो दोनों। क्वेश्चन 1 का स्क्रीनशॉट पे लेके जा रहा हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन 1 स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? यस सर। और ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 2 का स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से लेके यहाँ तक बस। ले लिया? यस सर। अब इधर आकर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। इंशाल्लाह अब जब अगले वीक मुलाकात होगी अल्लाह के हुक्म से, तो हम लमसम पेमेंट भी पढ़ लेंगे और साथ ही क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। या बीच में कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर एक्स्ट्रा क्लास रख लूँगा, आप परेशान ना हो। मुझे एहसास है कि आप सब मेरी जिम्मेदारी हैं और मैंने अच्छे से आपको पढ़ाना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो मेरे ये लेक्चर जो हैं वो पब्लिक हुए में, अगर आप खुद से दिल चाहे तो आप मेरे लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लिया मैंने, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आगे का लेक्चर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ से कोई एतराज़ नहीं है। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, आप यानी अब आपका माइंड बन गया मेरे साथ यहाँ पढ़कर। तो अगर आप चाहें तो देख लें, वरना फिर आप अगले वीक का इंतजार करें, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का भी मैं पेट भर के काम दूंगा इंशाल्लाह। सही है, नया चैप्टर शुरू होगा वहाँ पे भी, तो इसलिए मेरा ख्याल है बस आज यहीं रोकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है, ठीक है प्यारे बच्चों?